हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 7 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 4 द मुगल एम्पायर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस यानी कि क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, मैच द फॉलोइंग। तो डायरेक्टली यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं मैच द फॉलोइंग के। तो जो मनसबदार है, मनसब क्या होती है? मनसब एक रैंक होती है। मंगोल कौन थे? मंगोल उज्बेक के रीजन से आए हुए लोग थे। सिसोदिया राजपूत मेवाड़ को बिलोंग करते थे। राठौड़ राजपूत मारवाड़ को बिलोंग करते थे। नूरजहां जहांगीर से रिलेटेड हैं। सूबेदार गवर्नर को बोला जाता था। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। द कैपिटल ऑफ मिर्जा हाकिम, अकबर्स हाफ ब्रदर वॉज, तो यहाँ पे हर नहीं आएगा। जो कैपिटल थी मिर्जा हाकिम की वो थी काबुल। तो काबुल वॉज द कैपिटल ऑफ मिर्जा हाकिम। 5 डेक्कन सल्तनत वर बेरार, खांडेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा। तो बीजापुर, गोलकोंडा ये जो थे कैपिटल थे डेक्कन सल्तनत के। तो देखिए यहाँ पे बीजापुर, गोलकोंडा आंसर हो जाएगा। तो इफ जात डिटरमाइंड अ मनसबदार्स रैंक एंड सैलरी, सेवार इंडिकेटेड इज नंबर ऑफ हॉर्सेस। तो नंबर ऑफ हॉर्सेस मेंटेन्ड। नेक्स्ट है, Abul Faiz, Akbar's friend and counselor, helped him frame the idea of Dash so that he can govern a society composed of many religions, culture and caste। तो कौन सा आइडिया था? आइडिया था एडमिनिस्ट्रेशन का। तो अबुल फजल ने मदद करी थी अकबर की कि किस तरीके से वो अपने पूरा, क्योंकि अकबर का एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा था, मतलब बहुत इंडिया के बहुत बड़े पार्ट पर अकबर रूल करता था। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अबुल फजल ने अकबर की बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वर द सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल। मुगल्स के कंट्रोल में कौन कौन सी सेंट्रल प्रोविंसेस हुआ करती थी? तो देखिए, सेंट्रल प्रोविंसेस जो कि मुगल्स के कंट्रोल में थी वो थी पानीपत, लाहौर, दिल्ली, आगरा, मथुरा, आमेर, अजमेर, फतेहपुर सीकरी, चित्तौड़, रणथंभौर एंड इलाहाबाद। ये मुगल्स के कंट्रोल में थी। वट वर द रिलेशनशिप बिटवीन मनसबदार एंड जागीर। तो मनसबदार और जागीर के बीच का कैसा रिलेशन था? तो रिलेशनशिप बिटवीन द मनसबदार एंड जागीर, मनसबदार्स वर दोज हु जॉइंड मुगल सर्विस। मगर मनसबदार कौन होते थे? जिन्होंने मुगलों की सर्विस को एक्सेप्ट किया था या ज्वाइन किया था। जागीर्स वर द सैलरीज ऑफ मनसबदार्स इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू असाइनमेंट। तो जागीर उनको एक फॉर्म ऑफ दी जाती थी कि तुम्हें जागीर को हैंडल करना है और इससे कर लेना है, वही तुम्हारी सैलरी की फॉर्म होगी। It means Mansabdars received Jagir as their salaries. Hence, Mansabdar depended upon Jagirs for their livelihood. तो मनसबदार जागीर्स पर डिपेंड करते थे अपने जीवन यापन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What was the role of the जमींदार in मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में जमींदार का क्या रोल था? तो ये यहाँ पे स्पेलिंग देखिए, ZAMIN। जमींदार्स वर पावरफुल लोकल चीफ्टन्स अपॉइंटेड बाय मुगल रूलर्स। तो पावरफुल लोकल लोग होते थे जिनको मुगल्स अपॉइंट करते थे कर को इकट्ठा करने के लिए, रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए। दे एक्सरसाइज ग्रेट इन्फ्लुएंस एंड पावर। तो ज़मींदार की काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था और काफ़ी ज़्यादा पावर भी होती थी ज़मींदार के पास। दे कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम पीजेंट्स एंड गेव देम टू मुगल एम्परर। तो जो ज़मींदार होते थे वो किसानों से टैक्स कलेक्ट करते थे और मुगल एम्परर को वो दे दिया करते थे पैसा टैक्स के फॉर्म में। दस दे प्लेड द रोल ऑफ इंटरमीडियरीज इन सम एरियाज, द जमींदार्स बिकम मोर पावरफुल। तो मतलब बिचौलिए का काम जमींदार किया करते थे कि किसानों से जो है कर इकट्ठा किया और मुगल राजाओं को दिया। The exploitation by Mughal administrator made them to rebellion. They got support from peasants in rebelling against the Mughal authority. तो भाई मुगल अथॉरिटी के खिलाफ उन्होंने विद्रोह भी कर दिया था जमींदारों ने किसानों के साथ मिलकर। तो क्योंकि कई बार जो मुगल अथॉरिटी थी या फिर जो ऊपर के लोग होते थे, ऊपर वाली पोजीशन के, वो जमींदार को और पीजेंट्स को परेशान भी किया करते थे। How were the debates with religious scholars important in the form of Akbar's idea on governance? तो अकबर का जो गवर्नेंस का यानी कि राज करने का आइडिया था वो रिलीजियस स्कॉलर्स यानी कि धार्मिक गुरुओं की डिबेट वो करवाता था। और तो मतलब उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने का, राज करने का तरीका कैसा था? तो इन 1570s at फतेहपुर सीकरी, Akbar started discussions on religion with the people of different faith. They were ulemas, ब्राह्मणास और ज्यूइश, कैथोलिक प्रीस्ट एंड ज़ोरोएस्ट्रियन। तो अलग अलग धर्म के जो है धर्म गुरुओं से अकबर बातचीत किया करते थे।
These discussions took place in इबादत खाना. These were about social and religious custom. तो इबादत खाना में ये डिस्कशन हुआ करते थे और डिस्कशन किससे रिलेटेड होते थे कि भाई आपके सोशल कस्टम किस तरीके के हैं. These interactions made him realize that religious scholars are bigots. They emphasize rituals and dogma. तो मतलब अकबर को लगा कि भाई जो ये धार्मिक लोग हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा बाइगोट्स होते हैं, दोगले से होते हैं और कहते हैं कि भाई कर्मकांड करो और मतलब ज़्यादा कुछ अच्छी बातें नहीं बताते हैं. ऐसा अकबर को रियलाइज़ हुआ. द टीचिंग्स क्रिएट डिविजन्स इन सोसाइटी. दिस लीड टू द आइडिया ऑफ सुलेकुल और यूनिवर्सल पीस. तो अकबर को लगा कि इनकी जो टीचिंग्स है वो तो सोसाइटी में समाज में बंटवारा फैलाने का काम करती हैं, दंगे फैलाने का काम करती हैं. तो अकबर ने सोचा एक ऐसा धर्म होना चाहिए जो कि यूनिवर्सल पीस लेकर के आए, यानी कि पूरी दुनिया में शांति लेकर के आए. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द मुगल्स एम्फेसाइज देयर तिमुरिद एंड नॉट देयर मंगोल डेसेंट. तो मुगल्स जो है वो मंगोल से आए थे और तिमुरिद से भी आए थे. तो वो तिमुरिद को अपना एंसेस्टर मानते थे, अपने पूर्वज मानते थे, मंगोल को क्यों नहीं मानते थे. तो आंसर देखिए, मंगोल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लीनिएजेस ऑफ रूलर्स. लीनिएजेस मतलब कड़ियाँ थी, मतलब बहुत ही इनके महान पूर्वज थे. From their mother side, they were descended of Genghis Khan, ruler of Mongol tribes. From their father side, they were the successor of Timur, the ruler of Iran, Iraq and modern day Turkey. तो अपनी मदर साइड से तो वो मंगोलों से जुड़े हुए थे और अपने फादर साइड से वो जुड़े हुए थे मुगल तिमूर से, जो कि ईरान, इराक और मॉडर्न डे टर्की को रूल किया करता था तिमूर. हाउएवर मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मंगोल बिकॉज मंगोल्स स्पेशली गेंगीज खान्स मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मैसेकर ऑफ इन्यूमरेबल पीपल. क्योंकि जो मंगोल ये गेंगीज खान था ना, चंगेज खान भी इसको बोलते हैं, इसने बहुत लोगों को मरवाया. तो मैसाकर्स यानी कि मास, बहुत बड़े लेवल पे इसने लोगों की हत्या कराई थी. इसके गेंगीज खान का नाम जुड़ा हुआ था, इसलिए मुगल चाहते थे कि उनका नाम गेंगीज खान से ना जुड़े. समझ में आ रहा है आपको ना कि मुगल चाहते थे मुगलों का नाम गेंगीज खान के नाम से ना जुड़े, क्योंकि जो गेंगीज खान था उसने बहुत ज़्यादा लोगों को मरवाया था. It was also linked with the Uzbeks, their Mongol competitors. On the other hand, Mughals were proud of their Timurid ancestry because it achieved good name in the history. क्योंकि तिमुरिद जो थे उनका तैमूर का हिस्ट्री में काफ़ी अच्छा नाम था, इसलिए मुगल चाहते थे कि उनका नाम भी तैमूर से जोड़ा जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ इंपॉर्टेंट वॉज द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू. जो लैंड रेवेन्यू था उससे इनकम कितनी इंपॉर्टेंट थी फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर. मुगल एम्पायर को चलाए रखने के लिए ज़मीन से आने वाले कर की क्या महत्वता थी, ये हमारा क्वेश्चन है. तो आंसर देखिए, इनकम फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर एज इट वॉज यूज फॉर एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर वॉर्स. मतलब जंग जो लड़ी जा रही थी उसके लिए जो पैसा आता था वो कर से ही तो आता था. इनकम इज यूज टू पे सैलरीज वेजेस टू आर्मी ब्यूरोक्रेट्स आर्टिसंस एंड वर्कर्स. तो इनकम जो होती थी इसको सैलरी के रूप में भी दिया जाता था आर्मी के लोगों को. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर इज डेल्ट बाय दिस इनकम. और जो उनके राजशाही दरबार के जो खर्चे थे वो भी इसी पैसे से, जो वो कर इकट्ठा करते थे उसी से ही पूरे किए जाते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज इट इम्पॉर्टेंट फॉर द मुगल्स टू रिक्रूट मनसबदार फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड एंड नॉट जस्ट तुरानी और ईरानी. तो मुगल जो थे उन्होंने मनसबदार बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से क्यों अपॉइंट किए थे, ना कि सिर्फ तुरानी और ईरानियों को ही उन्होंने अपॉइंट किया था. तो देखिए इसका आंसर है, द मुगल एम्पायर एक्सपैंडेड टू डिफरेंट रीजन. मुगल एम्पायर जो है वो बहुत ही विभिन्न विभिन्न इलाकों में फैल गई थी. हेंस इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द मुगल्स टू रिक्रूट डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल इन ऑर्डर टू मेक पीपल कंफर्टेबल विद देम. तो भाई सिर्फ अगर ईरानी तुरानी को ही वो मनसबदार अपॉइंट करते तो जो अलग अलग दूर दूर के इलाकों में वो अपना शासन चला रहे थे वहाँ के लोग शायद मुगलों को इतना पसंद नहीं करते. अपार्ट फ्रॉम तुरानीज एंड ईरानीज, नाउ देयर वर मनसबदार्स फ्रॉम इंडियन मुस्लिम, अफगान्स, राजपूत, मराठा एंड अदर ग्रुप्स. तो अलग अलग ग्रुप से जो है मुगलों ने मनसबदार अपने रखे. Like the Mughal Empire, India today is also made up of many social and cultural units. Does this pose a challenge to the national integration? मुगल एम्पायर की तरह ही इंडिया में आज बहुत सारे सोशल कल्चरल ग्रुप्स हैं. क्या इससे कोई खतरा है देश को? तो नो, इट डज नॉट पोज अ चैलेंज टू द नेशनल इंटीग्रेशन. देश की एकता पे कोई खतरा नहीं है. वी हैव अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट हैज सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर ऑल सिटीजंस इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रीजन एक्सेट्रा. हमारा जो संविधान है वो राइट टू इक्वालिटी देता है, चाहे किसी भी धर्म, जाति या किसी भी क्षेत्र के रहने वाले लोग हों, सबके पास समान अधिकार हैं. वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन गार्डिंग द राइट ऑफ ऑल एंड स्पेसिफाई देयर ड्यूटीज. तो हर किसी के हक बताए गए हैं और हर किसी की ड्यूटीज भी संविधान में बताई गई हैं. नाउ वी आर यूनिफाइड एज अ नेशन, नॉट एज अ डिस्टिंक्ट स्टेट और रीजन ऑफ डिफरेंट रूलर्स. हम लोग एक देश हैं, ना कि कोई अलग अलग लोग हम पे रूल कर रहे हैं. हम पूरे मतलब एक देश को फॉलो करते हैं, एक सरकार को.
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, पीजेंट्स वर वाइटल, वाइटल होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे फॉर द इकोनॉमी ऑफ मुगल एम्पायर, डू यू थिंक दे आर एज इम्पॉर्टेंट टुडे? मतलब मुगल एम्पायर के लिए पीजेंट्स बहुत ज़रूरी थे, क्या आपको लगता है पीजेंट्स आज भी बहुत ज़रूरी हैं, किसान आज भी बहुत ज़रूरी हैं? बिल्कुल सही बात है, बहुत ज़रूरी है, खाना कहाँ से खाएंगे हम फिर? हैज़ द गैप in the income between the rich and the poor in India changed a great deal from the period of Mughal? तो रिच और पुअर के बीच की खाई क्या मुगल टाइम से आज बहुत ज़्यादा और भी बढ़ गई है? तो इसका आंसर देखिए, पीजेंट्स आर एज इम्पॉर्टेंट टुडे एज दे वर ड्यूरिंग द मुगल टाइम। जितना मुगल टाइम में पीजेंट जरूरी थे उतने ही आज भी जरूरी हैं। दे कल्टिवेट एंड land and grow crops without which we cannot survive. They pay land revenue to the government which is used in various development work. We cannot think of a sound economy without them. They are the backbone of Indian economy or the country. तो जो किसान हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए और वो हमारे देश की बैकबोन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल एम्पायर लेफ्ट इट्स इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन अ वेराइटी ऑफ वेज, फाइंड आउट इट हैड एनी इम्पैक्ट इन द सिटी विलेज रीजन यू लिव। तो भाई मुगल एम्पायर ने अलग अलग इम्पैक्ट छोड़े हैं अलग अलग एरिया में जहाँ आप रहते हैं, क्या आपके एरिया में भी उनका इम्पैक्ट है? तो भाई है। हमारा जो वी हैव ग्रेट आर्किटेक्चर रिमेन्स ऑफ दिस पीरियड विच गिव लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट कंस्ट्रक्शन मटेरियल स्टाइल्स एक्सेट्रा। तो अलग अलग टाइप का कंस्ट्रक्शन मटेरियल स्टाइल हमें तब से देखने को मिलता है। इस्लाम इज अ रिलीजन गेव अ डिस्टिंक्ट कल्चर फ्लेवर टू द सिटी। Urdu has enriched our culture, music and art of writing. Mughal remains a great tourist attraction. तो great tourist attraction है और उर्दू लैंग्वेज भी जो है मुगल्स अपने साथ लेकर के आए थे। तो ये हम लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स देखे और वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।